students, कैसे हो? I hope you all are fine. So this is Sonali and I welcome you all in my physics class. और आप लोग देख रहे हो आप सभी का अपना चैनल जिसका नाम है Physics the Friction of Minds. So friends, we are dealing with a chapter that is dual nature of radiations and matter. और लास्ट लेक्चर में हमने वेव थियरी के फेलियर्स देखे थे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने वर्क किया, अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए. तब तक साइंटिस्ट लोगों को रेडिएशन का वेव नेचर ही पता था. तो उस रेडिएशन का वेव नेचर यूज करके जब उन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया गया तो ऑब्जर्वेशन जो है वो वेव नेचर से अलग थे. वेव नेचर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया और करके हमने कहा कि रेडिएशन का जो वेव नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ. सो वी हैव सीन द फेलियर ऑफ वेव थियरी to explain the photoelectric effect. So after that the next scientist came, next hero came in our story, and the name of that scientist is Einstein. And Sir Albert Einstein has given a certain postulates. उस postulates के basis पे वेव थियरी के जो भी फेलियर्स थे वो सारे ओवरकम हो गए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कम्प्लीटली परफेक्टली एक्सप्लेन हो गया. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट को जब तक मैथमेटिकल फॉर्मूले का साथ नहीं होता तब तक वो कॉन्सेप्ट अधूरा होता है. नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए थे बट किसी ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन नहीं दिया था. सो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन भी दिया एंड दैट्स व्हाई द क्रेडिट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गोज टू द सर अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो लेट्स सी द आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and let's see the photoelectric equation. Okay, तो एक और ट्विस्ट है स्टोरी में और वो ट्विस्ट ये है कि आइंस्टाइन के पहले भी एक साइंटिस्ट थे. उन साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक. मैक्स प्लैंक और मैक्स प्लैंक ने एक कुछ कॉन्सेप्ट दिया था. आइंस्टाइन ने उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है. तो मैक्स प्लैंक ने कहा था, मैक्स प्लैंक ने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तब मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि एवरी एटम, हर एक एटम जो है इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी ऑसिलेटर. इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी ऑसिलेटर. और ऑसिलेटर जब ऑसिलेट होता है तो क्या करता है, हमने एलसी ऑसिलेटर में भी देखा है, दैट ऑसिलेट्स, then what happens, the energy or the heat is getting radiated in terms of, or energy is radiated in terms of electromagnetic wave. So when, if atom behaving like a tiny oscillator, it will oscillate. When it will oscillate, it will radiate certain energy in terms of what, in terms of electromagnetic waves. Okay, so wave nature क्या कहता है, रेडिएशन का वेव नेचर ये कहता है कि एनर्जी जो है वो इस तरह से कंटिन्यूअसली प्रोपोगेट होती है. कैसे, जब भी कोई सोर्स से एनर्जी रिलीज होती है और जब भी कोई सोर्स में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो रेडिएशन के वेव नेचर के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली रिलीज या फिर कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है. ठीक है. बट मैक्स प्लैंक ने बताया कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस एनर्जी does not radiates like this continuously but it is in terms of packets. ये एनर्जी जो है इसके ऐसे बंडल्स होते हैं, ऐसे पैकेट्स होते हैं और हर पैकेट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है क्वांटम ऑफ एनर्जी. सो दिस वे आइंस्टाइन मैक्स प्लैंक का कहना ये था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस ना होके कैसी है, डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट है मतलब पैकेट्स के फॉर्म में है, ऐसा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का है. कंटिन्यूअस ना होके पैकेट्स के बंडल्स के फॉर्म में है और हर पैकेट को कहा गया क्वांटम ऑफ एनर्जी. जैसे कि अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा, सो सपोज टैप, नल होता है, नल में से अगर पानी बह रहा है, जस्ट विजुअलाइजेशन है, जस्ट इमेजिनेशन है. ठीक है. नल में से अगर पानी बह रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, सो दैट इज अ वेव नेचर. ओके. बट जस्ट इमेजिन, ये जस्ट इमेजिनेशन है कि नल में से जो पानी आ रहा है वो पानी पैकेट्स के फॉर्म में है, पैकेट्स ऐसे पैकेट्स बाहर पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, ये दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. ओके. सो एंड दैट ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड दिस इज स्टेटेड बाय मैक्स प्लैंक. सो फिर आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक का जो ये कॉन्सेप्ट था
उसे कंटिन्यू किया और मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एवरी रेडिएशन of particular frequency is in terms of what? Packets of energy. In terms of packets of energy. Okay, and that each packet or bundle of energy is called quantum of energy. And that quantum of energy is given a name, that is photon, and which acts like a particle. And this way Einstein has introduced the alternative nature of radiation, that is called as a particle nature. So wave theory के according radiation continuous है, particle theory के according radiation जो है वो continuous ना होकर discrete form में है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में है, और हर पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उसे कहा गया फोटोन और इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सच में फिजिक्स पढ़ रहे हो सो इस फोटोन को पार्टिकल कहना थोड़ा सा गलत नहीं है, बट फिर भी पार्टिकल इस फोटोन का जो मास है, फोटोन का मास अभी तक कोई भी बता नहीं पाया. कोई साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया है कि फोटोन का मास कितना है, सिर्फ इतना बताया है दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है. वो कितना होता है? 0 होता है. ओके, स्टिल इसे पार्टिकल कहा गया. क्यों? बिकॉज पार्टिकल या फिर कोई भी चीज को पार्टिकल होने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है. जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आपकी आइडेंटिटी है, अगर आप यूनिफॉर्म में होगे, आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा तो आप एज अ स्टूडेंट आइडेंटिफाई किए जाते हो. वैसे ही पार्टिकल कब पार्टिकल कहा जाता है? अगर इस पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी होगी और मोमेंटम होगा. ओके, सो ये भी क्वेश्चन है ना कि अगर हम फोटोन को पार्टिकल नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो फिर फोटोन को पार्टिकल क्यों कहा गया? बिकॉज भले ही फोटोन का मास कोई बता नहीं पाया, भले ही रेस्ट मास फोटोन का 0 था, बट फोटोन के पास एनर्जी थी और फोटोन के पास मोमेंटम भी था, और ये 2 चीजें बहुत जरूरी है पार्टिकल होने के लिए. और अगर फोटोन के पास एनर्जी और मोमेंटम है, यू कैन कॉल दिस फोटोन एज अ पार्टिकल. ओके, सो दिस वे आइंस्टाइन हैज इंट्रोड्यूस्ड द second nature of radiation, that is called as a particle nature, and the name of that particle is called as a photon. And he has stated that energy of each photon that is E is equals to h nu, where E तो एनर्जी है फोटोन की. मैंने अभी कहा फोटोन को एनर्जी और मोमेंटम होता है करके आप उसे पार्टिकल कह सकते हो. सो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी. न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. ओके, एंड व्हाट इज एच? सो दिस एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट. दिस एच इज कॉल्ड एज अ प्लैंक्स कांस्टेंट. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और यू कैन से दिस ये छोटा सा सिंपल सा इक्वेशन जो है ये मॉडर्न फिजिक्स का, ये क्वांटम फिजिक्स का बेसिस है. यही से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई है. ठीक है, सो आइंस्टाइन ने पोस्टुलेट दिया. फिर कांस्टेंट को प्लैंक्स कांस्टेंट क्यों कहा? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आइंस्टाइन ने क्या किया, मैक्स प्लैंक्स का जो कॉन्सेप्ट था उसे ही कंटिन्यू किया. ठीक है, और करके इस इक्वेशन में, इस आइंस्टाइन के इस इक्वेशन में जो एच आया उसे कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट. अंडरस्टूड? So you should know this. This is the first postulate of Einstein. Okay. Now let's see the another postulate. अब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग रेडिएशंस क्या है? आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग रेडिएशन मतलब स्ट्रीम ऑफ, रेडिएशन मतलब क्या है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हमने कहा फोटॉन. सो नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रेडिएशन इज नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, अब हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बताओ?
आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं मेटल सरफेस पे, सो विद इन 1 नैनोसेकेंड what happens, electrons get ejected out from the metal surface and the photoelectric effect takes place, right? So आइंस्टाइन ने अपने सेकेंड पोस्टुलेट में बताया कि जब रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं, तो रेडिएशन काय के फॉर्म में इंसिडेंट होते हैं? द रेडिएशन गेट्स इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ओके, सो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब अब आइंस्टाइन के लैंग्वेज में क्या इंसिडेंट हो रहे हैं इस मेटल सरफेस पे? फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं। हर फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है? h न्यू। और जब ये फोटॉन क्या है? पार्टिकल है। जब दो पार्टिकल टकराएंगे तो उनके बीच में मतलब क्या होगा? कोलिजन होगा। और जब कोलिजन होगा तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बहुत सिंपल है। क्या है? According to Einstein, when the radiation gets incident on a metal surface, that means the photons get incident on a metal surface, and this photon collides with electrons, and during this collision, photon transfer all of its energy to the electron. What I said? When radiations, अब radiation मतलब क्या है? हमारे पार्टिकल है जिसका नाम है फोटॉन. So when radiation, that is photon, get incident on metal surface, what happens? Collision between photon and electron takes place. And what happens during this collision? Photon transfer all its energy. कितनी एनर्जी है फोटॉन के पास? E equals to h nu. So photon transfer all of its energy equals to h nu to electron. ठीक है, सो इतना आपको समझ में आ चुका है। अब देखो स्टोरी आगे कैसे टर्न लेती है। बस ये स्टोरी है, ऐसे ही आपको इससे ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अब देखो क्या होगा। फोटॉन आया, रेडिएशंस आए, ये मेटल सरफेस जिसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से रेडिएशंस आए फोटॉन्स के फॉर्म में। ये ऐसे फोटॉन्स आए, फोटॉन्स आके इलेक्ट्रॉन्स पे टकराए, कोलिजन हुआ। जब कोलिजन हुआ तो फोटॉन ने अपनी सारी एनर्जी किसे दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी, ठीक है। मतलब फोटॉन के पास एनर्जी ही नहीं है। अगर फोटॉन के पास एनर्जी नहीं है तो फोटॉन डिसअपियर हो गए, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन दो काम के लिए यूज करते हैं। तो उसमें से पहला काम क्या है? सम एनर्जी। कितनी एनर्जी है टोटल? इक्वल्स टू एच न्यू। आउट ऑफ दिस टोटल एनर्जी एच न्यू, सम एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू लिबरेट फ्रॉम मेटल सरफेस, सो जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है उसमें से कुछ एनर्जी, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ से आई? फोटॉन आए, इलेक्ट्रॉन पे कोलिजन, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ। कोलिजन के वक्त क्या हुआ? फोटॉन ने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन काय के लिए यूज कर रहा है? टू लिबरेट फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो इन्हें मेटल सरफेस में से क्या होना है? जस्ट फ्री होना है। सो सम एनर्जी इज यूज फॉर दैट पर्पस, and that energy is called as photoelectric work function. Again you got a new term and this is denoted by phi. So how will you define the photoelectric work function? This is minimum energy required for what? Required to free the electron from where? From metal surface is called photoelectric
वर्क फंक्शन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी एच न्यू जो उसे फोटोन ने दी थी, उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने काय के लिए यूज की, इस मेटल सरफेस से फ्री होने के लिए, और उस एनर्जी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। सो इफ एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन एच न्यू, इफ दिस एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट, अगर इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की है फोटोन से एच न्यू, वो अगर फाई नॉट से ज्यादा होगी तभी क्या होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ योर एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट, then only electrons will be emitted out and the photoelectric effect will takes place. Okay, now ये एनर्जी, ये कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ने मेटल सरफेस से लिबरेट होने के लिए यूज कर ली। अब एक बार ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से फ्री हो गए तो अब ये क्या होंगे, बाहर पड़ेंगे, है ना। अब ये क्या है, आजाद हो गए, ये बाहर पड़ेंगे। बाहर पड़ रहे मतलब मूव हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं मतलब उनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी खुद से तो इलेक्ट्रॉन ने जनरेट की नहीं, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ से आई, तो फोटोन ने जो एनर्जी दी उसमें से कुछ ही तो एनर्जी यहाँ पे यूज हुई थी in order to liberate from the metal surface, that we call as a photoelectric work function phi naught, and rest of the energy is used by electron. Rest of energy is appears as kinetic energy of electron. तो इस तरह से फोटोन बेचारा आया, मेटल से टकराया, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराया, कोलिजन हुआ, फोटोन ने सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी है एच न्यू, इस एच न्यू एनर्जी में से फाई नॉट इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने इस मेटल सरफेस से लिबरेट होने के लिए यूज की, फाई नॉट। ओके, सो अब एच न्यू में से अगर फाई नॉट एनर्जी सिर्फ लिबरेट होने के लिए यूज की है तो अब एनर्जी बची कितनी, एच न्यू माइनस फाई नॉट। सो ये जो एनर्जी अब है एच न्यू माइनस फाई नॉट, बची हुई एनर्जी, इट इज अपियरिंग एट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तभी कह सकते हो अगर इन दो केसेस के अलावा कहीं एनर्जी लॉस नहीं हो रही होगी तो, ठीक है। सो इफ नो एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, then rest of the all the energy will be utilized as kinetic energy of electron, and hence you call that kinetic energy as maximum kinetic energy. And this is very important equation. Let this be equation number 1, and this is called as Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric इक्वेशन। ओके, और एक चीज हमने बताई थी, कौन सी, वेव थ्योरी के फेलियर में हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है, फिर ऑब्जर्वेशंस में भी हमने देखा था कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। नाउ यू सी दिस इक्वेशन, phi naught is a work function for a given metal, this work function will be constant, this h is a Planck's constant, it is a constant, so your maximum kinetic energy is directly proportional to what, frequency, and that's why आइंस्टाइन ने ये चीज प्रूफ कर दी कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो पहला फेलियर जो है, एक जो फेलियर था, एक जो लैक्यूना था वेव थ्योरी का, वो आइंस्टाइन के इस पोस्टुलेट ने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। ओके, और यहाँ पे ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. So remember the value of Planck's constant in order to solve the numericals. Okay? So बच्चों, मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया था, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट at which the photoelectric current becomes zero, right? So see how the concept of stopping potential has been explained by the Einstein's postulates. आपको पता है जैसे ही रेडिएशंस आएंगे इस एमिटर प्लेट पे इंसिडेंस होंगे, यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ेंगे। अगर आपकी कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है
और एमिटर प्लेट निगेटिव पोटेंशियल पे है तो ये कैथोड है। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुए, फोटोन स्ट्राइक हुए, इलेक्ट्रॉन्स ने पूरी एनर्जी ले ली फोटोन की, कुछ एनर्जी इस मेटल सरफेस से बाहर पड़ने के लिए यूज की, जिससे हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। और बची हुई एनर्जी जो है इट इज अपियरिंग एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस emitted electrons which we denoted by Ke max. What is Ke max? Maximum kinetic energy of emitted electrons. Okay, so इस तरह से ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे सारे emitted इलेक्ट्रॉन्स को ये प्लेट कलेक्ट कर लेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्लेट पॉजिटिव है, attraction will be there, force of attraction will be there. All the emitted electrons will be collected by collector plate and the consequently photocurrent will flow. This happens, but अगर ये प्लेट निगेटिव पोटेंशियल पे, आप इसका पोटेंशियल चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग दैट कम्यूटेटर की एंड दैट वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा था, ठीक है। सो इफ दिस प्लेट इज एट निगेटिव पोटेंशियल तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करती है, दैट्स व्हाई we call this potential as retarding potential. Okay, ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता है। What if collector plate is at negative potential, अगर कलेक्टर प्लेट निगेटिव पोटेंशियल पे है तो क्या करेगी, then it exerts what? It exerts इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कर रही है, रिटार्डिंग फोर्स लगा रही है। इट एक्सर्ट्स रिटार्डिंग फोर्स ऑन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पे रिटार्डिंग फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो नहीं होंगे, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, राइट। सो सी नाउ व्हाट विल हैपन, if this is plate at negative potential then this plate will exert a retarding force on this emitted electrons. Okay, अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, बट इलेक्ट्रॉन को अगर इस रिटार्डिंग फोर्स को ओवरकम करना होगा so it should have a energy EV0, where you know that V0 is a stopping potential, E is a charge on electron, so EV0 is what, energy needed by electrons to overcome what, retarding force of which plate, of collector plate. Okay, so अब इलेक्ट्रॉन के पास पूरी की पूरी एनर्जी मतलब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 से अगर कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को EV0 इतनी एनर्जी चाहिए सो दैट वो इस रिटार्डिंग फोर्स को ओवरकम करके इस कलेक्टर प्लेट तक पहुंच सके, ठीक है। सो इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन EV0, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो रिटार्डिंग फोर्स को ओवरकम करके कलेक्टर प्लेट तक पहुंच सके, राइट। एंड दैट्स व्हाई इफ दिस इज अ केस देन व्हाट विल हैपन, नो फोटोइलेक्ट्रिक, नो इलेक्ट्रॉन्स will reach the collector plate, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच रहे हैं मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। अब if this Ke max is equals to EV0, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के पास, बेचारे इलेक्ट्रॉन के पास Ke max इतनी एनर्जी थी, मतलब इक्वल्स टू EV0, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ने अपनी पूरी की पूरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस रिटार्डिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूज कर ली, बिकॉज Ke max is equals to EV0 and EV0 is the energy needed by electron to overcome this retarding force. So if Ke max equals to EV0, this means electron has utilized all its maximum kinetic energy in order to overcome this retarding force. So इलेक्ट्रॉन ने अगर पूरी की पूरी एनर्जी अपनी इस रिटार्डिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूज कर ली तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी ही नहीं बची। अगर इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी ही नहीं बची तो वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच रहा है तो फोटो करंट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, मतलब फोटो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।
ठीक है। और जिस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल पे आपका जो फोटो करंट स्टॉप होता है उस पोटेंशियल को आप कहते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। So this way Einstein has explained the concept of stopping potential again through mathematical formulation like this. So let this be equation number 2. Okay, now again see the story, again see the twist in the story. ये concept आपको समझ में आ गया। So अभी मैंने लिखा था that Ke max equals to what? This maximum kinetic energy is nothing but h nu minus phi naught. Okay, ये इक्वेशन हमने अभी लिखा था कि h nu टोटल एनर्जी है जो फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को दी, उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने मेटल में से लिबरेट होने के लिए यूज की, और इसमें से जो बची एनर्जी मतलब इनका सब्ट्रैक्शन, it appears as maximum Ke of this electron, and if this maximum Ke of electron is equals to eV naught, then at that case electrons will not be able to reach the collector plate, and that's why the photo current will be cut off, it will stop. So that potential is called as stopping potential. So if we substitute this equation in above equation, ये था आपका equation number 1. Okay, so if I put K max equals to EV naught here, so I can write EV naught equals to h nu minus phi naught. Let this be equation number 3. इस इक्वेशन पे से एक और जो फेलियर था वेव थ्योरी का वो ओवरकम हुआ। वो कैसे, वो देखो। हमने देखा था ऑब्जर्वेशन में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाई, हर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट था, बट जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, सो विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था नेगेटिव सेंस में, राइट। अब आप ये इक्वेशन देखो, फाई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, राइट। हर मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मतलब आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स योर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। ये चीज उन साइंटिस्ट लोगों ने भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन की, बट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वहाँ पे नहीं था। जब तक कोई भी थेरोटिकल कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन का सपोर्ट नहीं होता, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो ये चीज़ भी प्रूव हो गई दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड इज इक्वल्स टू h अपॉन E म्यू माइनस इस V नॉट इस E को इधर भेज देंगे हम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो दिस वे Einstein has given the mathematical support to the photoelectric effect and has overcome all the failures of wave theory. Okay, so again wave theory का कहना क्या था, जो भी पॉइंट चल रहा है हमारा, वेव थ्योरी का कहना क्या था कि हमने क्या कहा था, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पता चला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे रेडिएशन आएंगे मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो गए, विद इन नैनो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। बट वेव थ्योरी के फेलियर में हमने देखा था कि जब रेडिएशंस आएंगे मेटल सरफेस उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ेंगे, सो इट विल टेक सम फ्यू मिनट्स टू आवर्स, राइट। दैट मीन्स वेव नेचर का कहना ये था दैट इट इज नॉट द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, बट अगेन आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया दैट यस इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। हाउ, बिकॉज अब आइंस्टाइन ने क्या कहा कि रेडिएशन मतलब क्या है, रेडिएशन मतलब है स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो ये आपका मेटल, ये फिर से आपका मेटल जिसमें है इलेक्ट्रॉन्स, रेडिएशन आए मतलब फोटॉन्स आए, कितनी एनर्जी लेके आए, एच न्यू इतनी एनर्जी लेके आए, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। इलेक्ट्रॉन 1 नैनो सेकेंड के पहले या फिर विद इन नैनो सेकेंड इस मेटल सरफेस से बाहर पड़ गए। सो according to Einstein, radiations that incident on this metal surface are in terms of a photon having energy E is equals to h nu, और फोटोन आते हैं, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पे टकराते हैं, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस और दिस इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है बट यू शुड नो दैट दिस इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट. This is one photon, one electron effect. That means अगर एक फोटोन आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ेगा, 10 फोटोन आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ेंगे, and that's why this is one photon, one electron effect. और इसी रिजल्ट को लेते हुए एक और चीज आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की, and is that I've told you that number of emitted, एक ऑब्जर्वेशन हमने देखा था, that पहला ही ऑब्जर्वेशन था that number of emitted photoelectron directly proportional to the intensity of incident radiation. जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा फोटो करंट फ्लो होगा. सेम चीज़, बट ये चीज़ वेव थियरी प्रूव नहीं कर पाई थी, आइंस्टाइन ने ये भी प्रूव कर दिया. कैसे? एज दिस इज अ वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, रेडिएशन जितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का रहेगा, रेडिएशन जितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का रहेगा उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही ज़्यादा रहेंगे, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही ज़्यादा रहेंगे. जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा रहेंगे, अब मेटल सरफेस में तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इफ़ यू हैव अ हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, दैट मीन्स दैट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अ मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स. सो फोटॉन्स ज़्यादा है, more photons will collide with more number of electrons. Okay, so number of photons will be maximum, or yes, maximum, and if number of photons are maximum, then maximum collision will occur. That means maximum electrons will be emitted out. and जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ेंगे उतना ज़्यादा फोटो करंट फ्लो होगा. सो मैक्सिमम फोटो करंट विल फ्लो. सो ये चीज़ भी प्रूफ हो गई जो वेव थ्योरी नहीं प्रूफ कर पाई. ओके, सो इस वे वेव थ्योरी के जितने भी फेलियर थे, सारे के सारे फेलियर्स आइंस्टाइन ने अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू एक्सप्लेन किए, मतलब ओवरकम किए, और इस तरह से सारे ऑब्जर्वेशंस को आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स के थ्रू रेडिएशन का जो दूसरा नेचर है, दैट इज पार्टिकल नेचर, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाया. ओके, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ योर मॉडर्न फिजिक्स दैट वी कॉल्ड एज अ क्वांटम फिजिक्स. ओके, अब देखो आइंस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट जो है या फिर ये ऑब्जर्वेशन जो है वो 1905 में लिए थे. ठीक है, बट अप टू सम 10 to 15 ईयर्स आइंस्टाइन की ये जो थियरी है ये साइंटिफिक कम्युनिटी ने अप्रूव नहीं की थी. ओके, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जो इस स्टोरी है, यू शुड नो दिस, मिलिकन. नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज Millikan. That Millikan scientist has performed Millikan oil drop experiment. Millikan's oil drop experiment, and from that experiment, उस experiment से उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की. आपको पता है आप एक्सपेरिमेंट से कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, and that value is found to be is approximately equals to 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड. बट ये वैल्यू आइंस्टाइन ने दी थी. ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आइंस्टाइन ने पहले ही दी थी. सो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू आइंस्टाइन ने दी थी 6.626 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 34 जूल सेकेंड, सेम वैल्यू मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट की. ओके, एंड फॉर दिस reason, as the value of Planck's constant has been verified through the experiment which is already given by the Sir Einstein, and that's why Einstein has been awarded with the Nobel Prize in the year 1921 for the work on this photoelectric effect. And Millikan was also awarded with the Nobel Prize in the year 1923 for this experiment to find out the value of Planck's constant. Okay, so
This way, this is the main reason that we give the credit for the photoelectric effect to the Einstein. Okay, because सारे failures आइंस्टाइन ने अपने वर्क के थ्रू ओवरकम कर लिए. ओके, सो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सो थेरी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट कंफ्यूज नहीं होना, स्मार्टली वर्क करना है, स्ट्रैटेजीज के थ्रू हर चीज़ ध्यान में रखनी है. सो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमें क्या मिलता है कि नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है, बट एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो काय पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है. एट द सेम टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी पे नहीं तो काय पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ सकते हैं. आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. सो डू इट, प्रिपेयर इट. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ. टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.